अब मैं अपने आज के मुख्य अतिथि अमी आधार निडर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे साथियों से रूबरू हों। आराम से आप चाहें आप बैठ के कर सकते हैं। इनके सम्मान में खड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। हिंदी के सम्मान में खड़ा हो सकते हैं। और मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं मुख्य विद्यार्थी हूँ यहाँ का, जो आप लोगों के साथ ये सीखना चाहता हूँ कि आखिर तकनीकी शब्दावली में ऐसा क्या गुरेज है जिसके कारण हम आम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। 1950 में भारत सरकार ने कोशिश की कि हम तकनीकी शब्दावली और वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में परिवर्तित करें, और ये कसरत चलती रही और 1960 में आकर के इसका आयोग बन पाया कोठारी जी के नेतृत्व में। और 60 से आज कितने वर्ष हो रहे हैं? 55 वर्ष हो रहे हैं। और अभी भी हम सेमिनार में ये कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द हिंदी में किस तरीके से आ जाएं। तो हमारे कार्य की गति कितनी द्रुत है इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या तो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली में कोई कमी है या हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी है। इच्छा शक्ति में तो हमारी कोई कमी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम सबकी मातृभाषा हिंदी है। माँ के दूध के संग जो पहला शब्द हमने निकाला है वो माँ है, हिंदी है। तो ऐसी हिंदी को हम लागू ना करें, ऐसी हमारी इच्छा शक्ति कभी हो नहीं सकती। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि तकनीकी शब्दावली में कहीं ऐसी स्थितियां हैं जिनका हम हिंदी में पर्याप्त अनुवाद, उचित अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा देखने में भी आता है। अभी माननीय निदेशक महोदय ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया रेल का। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और मुझे आगरा विश्वविद्यालय जाना हो और मैं रिक्शे वाले से कहूँ, महोदय आप मुझे विश्वविद्यालय की ओर ले चलेंगे? रिक्शे वाला 3 मिनट तक सोचता रहेगा जाना कहाँ है। और मैं उससे कहूँ हाँ भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? बैठो भाई साहब। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो शब्द सहज रूप से लोक में, आम आदमी में समा गया है वह हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी की संपत्ति नहीं है वो। क्योंकि भाषा चलती है, बढ़ती है, घिसती है, लड़ती है, चढ़ती है। भाषा मृतप्राय नहीं है, भाषा के अंदर एक जीवन है। जब हम आगरा से सुल्तानपुर जाएंगे बनारस रूट पे, तो एक स्टेशन का नाम है कूड़ेभार। कूड़ेभार, आपको बता दूं वहाँ फूलों की खेती होती थी। और जब वहाँ से बाबर गुजरा तो उसने उस जगह का नाम रखा कूचे बहार। कूचे बहार, जहाँ पर आने पर बहार के दर्शन होते हैं। ऐसा कूचा जहाँ बहार है, चारों तरफ फूल हैं। अंग्रेज आए, वो कूचे बहार नहीं कह पाए, कूचे बाल। अब हमारा जो देशज है, हमारा जो ग्रामीण जीवन है, उसने उसका पूरा ट्रांसलेशन ठीक ठाक कर दिया, उसका नाम रख दिया कूड़ेभार। क्या कहूँ, बिगड़ते बिगड़ते वो कूचाए हार थे, ये यात्रा है, ये यात्रा है कूचे बहार से कूड़ेभार तक की। कहने का अभिप्राय क्या? शब्द चल रहा है और शब्द का रूप कैसे बिगड़ रहा है? हमारे और आपके उच्चारण से, लोक में उसको किस प्रकार से ग्रहण किया गया उसके आधार पर वो बिगड़ रहा है या बन रहा है। एक और शब्द खलीफा। खलीफा की आज्ञा के बिना हिंदुस्तान में सम्राट गद्दी बनी बैठा करते थे। खलीफा का खुतबा पढ़ा जाता था। खलीफा मुस्लिम समाज में वो व्यक्ति था जिसके बिना कोई काम नहीं होता था। आज हम अगर किसी को कह दें क्यों भाई कैसे हो, बड़े खलीफा हो, तो उस खलीफा का मतलब क्या हो गया है? गुंडा, मवाली, अराजक। जो खलीफा एक धर्म में सम्मान का अभिप्राय था, जो बगदादी का आतंक चल रहा है इस समय पूरे संसार में, उसने भी अपने को खलीफा घोषित किया है। तो वो खलीफा जो इतना सम्मान का पात्र था, वो खलीफा हमारे यहाँ घिसते 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 खलीफा यानी गुंडे में तब्दील हो गया। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि तकनीकी शब्दावली में जो शब्द हैं उनको अगर हम ज्यों का त्यों परसना चाहेंगे तो वो कभी हिंदी में नहीं आ पाएंगे। फिजिक्स में एक वर्ड आता है रैंडमली ओरिएंटेड, और उसका हम हिंदी करते हैं तो क्या हो जाता है? यादृक्ष अभिभिन्न सिद्ध। किसकी समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहने का अभिप्राय है कि हिंदी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, आयोग ने जो अनुवाद का कार्य किया
वो संस्कृत निष्ठ कर दिया। उसमें सहज भाषा में कैसे काम होगा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण से तकनीकी शब्दावली के प्रयोग में दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारा आपका काम क्या है? हमारा आपका काम यह है कि हम अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। बोल्ट को बोल्ट कह दें, नट को नट कह दें, किट को किट कह दें, मोबाइल को मोबाइल कह दें। अब कुछ लोग उसको सचल भाष कहने लगे। मोबाइल सफिशिएंट, सब समझ रहे हैं मोबाइल मतलब क्या है। गांव का व्यक्ति समझ रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी जानता है मोबाइल क्या है, सिम क्या है, बैटरी क्या है, चार्जर क्या है। कौन नहीं जानता है? ये जीवन का एक ऐसा अंग हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर है ये, इसके बिना कोई चल ही नहीं सकता। तो जब इसको हम जान गए हैं तो इसका हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता क्या है? अब हम क्या करें? नहीं, हम इसका तकनीकी अनुवाद करेंगे। तो जैसा बताया गया, रेल को हम जब हिंदी में कहेंगे तो लौहपथ गामिनी हो जाएगी। तो लौहपथ गामिनी किसकी समझ में आएगी? अब आप बाहर निकल के कहो रिक्शे वाले से लौहपथ गामिनी पकड़नी है, जल्दी चलो। वो आप उसको पकड़ रही है, वो आपको पकड़ रहे, जाएगा कहीं नहीं। ट्रेन पकड़नी है, तत्काल चल दे। ट्रेन शब्द हमारे मानस में समा गया। ट्रेन, ट्रेन, अनट्रेन्ड जल्दी समझ में आता है। गांव का व्यक्ति भी अब अनुभव नहीं करता, फील करने लगा है। फील हो जाती है उसे कोई बात कह दो। क्यों? फील को वो जल्दी समझ गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि हम रोमन हो जाएं, हम अपनी भाषा को तोड़ दें, देवनागरी लिपि को छोड़ दें। हम अपने शब्दों का प्रयोग देवनागरी में ही करें। अंग्रेजी का शब्द लिखें तो उसको देवनागरी में लिखें। मुझे बोल्ट लिखना है तो मैं बोल्ट हिंदी में लिख दूं, देवनागरी लिपि में, सामने वाला समझ लेगा। नहीं समझेगा? किट देनी है तो किट अगर हिंदी में लिख दिया जाएगा तो किट समझ में आ रहा है। KIT नहीं चलेगा। का पे मात्रा चढ़ाइए सम्मान के साथ और टा लिखिए, किट हो गया। वो जल्दी समझ में आएगा। उसका लाभ क्या है? हो सकता है हर व्यक्ति अंग्रेजी की वर्णमाला न जानता हो, तो अगर आप हिंदी में उस शब्द को लिख देंगे तो आपका वह साथी जो अंग्रेजी से सहचार्य नहीं है उसका, वो उसको समझ लेगा। कारण क्या है कि हमारे तमाम कामों में जो लाल फीता शाही का संकट आता है पूरे देश के अंदर, वो ये भाषा का संकट है। वो जो नोटिंग लगाई जाती है उस फाइल के ऊपर, उसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आम आदमी के बूते के बाहर है। आप देखें, तकनीकी रूप से ऐसे शब्दावली का प्रयोग होगा, सीधा शब्द नहीं लिखा जाएगा। उसको वो बाबू समझ सकता है, या वो अधिकारी समझ सकता है, या वो कर्मचारी, आम व्यक्ति उस नोटिंग को नहीं समझ सकता। कारण हमने जो उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया वो आम आदमी की भाषा नहीं है, कदापि नहीं। अब आम आदमी की भाषा क्या है? आम आदमी की भाषा वो है जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। हम और आप अभी अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग आ गए थे बंधु, तो वो आम आदमी की भाषा है। मेरा कहने का अभिप्राय ये भी नहीं है कि आप ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग करने, चौं भाई क्या कर रहा है तू, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम संस्कृत निष्ठ तरीके से खड़ी बोली गद्य का समुचित प्रयोग करते हुए हिंदी की शब्दावली को ज्यों का त्यों अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिखनी है, जरूरी नहीं है कि APPLI पूरी स्पेलिंग लिखी जाए, नहीं मालूम है। अगर हम हिंदी में उस शब्द को लिख देंगे तो आप क्या समझ में नहीं आएगी? आवेदन पत्र हो सकता है, नहीं है। अगर एप्लीकेशन ही है तो एप्लीकेशन ऐसे लिख दीजिए, तो कम से कम अंग्रेजी का वो शब्द हिंदी की तरफ तो जाएगा। हर वर्ष अंग्रेजी क्यों समृद्ध हो रही है? वो टर्की के भी शब्द ले लेती है, मंगोल के भी ले लेती है, लेटिन भी ले लेती है, उर्दू भी ले लेती है, हिंदी भी ले लेती है। हर साल सैकड़ों शब्द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल हो जाते हैं। हमारी लाठी अंग्रेजी में चली गई, वो लाठी कहते हैं, हम लाठी कहते हैं, वो भी अंग्रेजी में लाठी कहते हैं। हम समोसा कहते हैं, वो भी समोसा कहते हैं। हम डकैत कहते हैं, वो भी डकैत कहते हैं। लेकिन वो अंग्रेजी के शब्दों में शामिल कर लिया। तो हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में क्यों नहीं समाहित कर सकते? जब वो हमारी भाषा से गुरेज नहीं करते, उसको अपनी भाषा में मिला लेते हैं, तो हमारी मंदाकिनी में उनका स्वागत क्यों नहीं? हमें उनके शब्दों का अपनी भाषा में स्वागत करना चाहिए, उनकी भाषा में अपने शब्दों का नहीं। आजकल जो मोबाइल में सबसे बड़ी गंदगी आई है वो आई है SMS। उसमें जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वो ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। वो जो इंग्लिश है
वो सबसे बड़ा संकट है तकनीकी शब्दावली पे भी, वैज्ञानिक शब्दावली पर भी और आम आदमी की शब्दावली पर भी। हम उसमें पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिख रहे, हम उसको रोमन में भी नहीं लिख रहे, हम उसको हिंदी में भी नहीं लिख रहे, हम आखिर उसको किस रूप में लिख रहे हैं? थैंक यू लिखना TY लिख के भेज दिया, गुड मॉर्निंग GM लिख के भेज GM लिख के भेज दिया, GN लिख के भेज दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदी का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अंग्रेजी का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं, दोनों भाषाओं के संग। आखिर क्यों? अगर ऐसा नहीं होता अनिवार्यता, तो क्या आवश्यकता थी कि संविधान सभा में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न आया तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास, ये क्यों खड़े हो गए उस भीड़ में अकेले हाथ ऊपर करके कि नहीं, हम रोमन में हिंदी को नहीं लिखने देंगे? उस समय प्रस्ताव आया था हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो, लेकिन इसको रोमन में लिखने की अनुमति दे दो, जैसे राम RAM, जाना है JANA। ये एक प्रस्ताव था और पूरी सभा, संविधान सभा इस बात पे सहमत थी कि हाँ, हम रोमन में लिखेंगे हिंदी को। 2 व्यक्तियों ने उसका विरोध किया, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा जिस दिन ये रोमन में लिखी जाएगी। इसकी सुंदरता देवनागरी लिपि के साथ है। ये लिपि है क्या? देवनागरी, वह नागरी लिपि जिसको देवताओं ने सृजित किया है, वह है देवनागरी। उसमें जो वैज्ञानिकता वो किसी और भाषा में नहीं मिलेगी। आप देखिए, एक फिल्म में धर्मेंद्र डायलॉग करता है, डीओ डू तो जियो क्यों नहीं है, कहता है ना। वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। उस भाषा में एक रूपता नहीं है। मेरी भाषा, हिंदी भाषा, जैसी मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिखी जाएगी, इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। और अकेली भाषा है जिसमें क्रिया में जेंडर है, ही और शी नहीं है। यहां पर करता है, करती है, बाकायदे क्लियर हो जाएगा कि लिंग भेद क्या है भाषा का। दूसरी भाषाओं में ये सुंदरता नहीं है। हमें हिंदी प्रयोग करने में शर्म क्यों आती है? वो इसलिए आती है, हम समझते हैं ये कमजोर भाषा है, इसको प्रयोग करेंगे तो लोग हमको शिक्षित नहीं समझेंगे। अरे हिंदी प्रयोग करने पर ही आप शिक्षित हैं। अंग्रेजी के प्रयोग का अभिप्राय क्या है? आप उधार के कपड़े पहन रहे हैं, उधार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भाषा थोड़ी है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो अगर इस पूरे देश को 250 वर्ष अंग्रेजों ने गुलाम नहीं रखा होता तो ये भाषा आती नहीं, मैकाले हमको पैदा नहीं करता। तो ये हम अंग्रेजी में काम करके अपने को सम्मानित महसूस करने लगते हैं। ये जो भावना है, बस यही हिंदी को चोट लगती है। हम अगर हिंदी में बात करने लगें वो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है 2 शब्द ना आते हों, लेकिन हिंदी हिंदी है। एक बात ध्यान रखिए, संकट में हिंदी ही काम आएगी। अंग्रेजी में चिल्लाते रहना पड़ोसी आएगा नहीं। हर संकट का हल हिंदी है। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, दक्षिण में चले जाएं, उत्तर में चले जाएं, पूर्व में चले जाएं, पश्चिम में चले जाएं, हिंदी के बिना काम नहीं है। पूरा सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया एक बार दयालबाग में, यहाँ पर उनका पूरा सिस्टम बोले हिंदी के बिना हम चल नहीं सकते। कारण, काम करने वाला कौन है? सेमिनार में भाषण देने वाले अंग्रेजीदां हो सकते हैं, लेकिन जो यंत्र बनेंगे, जो तंत्र बनेगा, जो विज्ञान बनेगा, जो प्रयोग के बाद निष्कर्ष आएगा उसको लागू करेगा, वो कौन है? हिंदी। और उससे लाभान्वित होने वाला कौन है? हिंदी। तो आवश्यकता तो ये ना कि हम हिंदी में बात करें, हिंदी में लेन देन करें। हम अंग्रेजी में लेन देन को अपने स्टेटस से जोड़ने लगे। ईगो प्रॉब्लम हो गई है कि हम जो हैं वो अंग्रेजी बोलेंगे तो समाज में अच्छे माने जाएंगे। बस इस थोड़ी सी चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो हिंदी के प्रयोग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब अपने घर पर हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, आसपास हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सकता है, लेकिन घर पे आके हिंदी बोलता है। पर आपको बता दूं, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन अभी हो रहा, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में प्रवासी सम्मेलन में गत वर्ष मुझे जाने का अवसर मिला। कोई भी ऐसा प्रवासी भारतीय नहीं है, चाहे वो फिजी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, रसा हो, यूके हो, जो अपने घर में हिंदी ना बोलता।
घर में हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, कहते हैं इसके बिना ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ अधूरापन है। जय जगदीश हरे जब दिया जला के करते हैं तो अंग्रेजी में नहीं करते, उसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। उसके बिना दिनचर्या प्रारंभ नहीं होती उस प्रवासी भारतीय की। है तो यहीं का, जड़ें तो यहीं पर हैं, उस हिंदी को कैसे भूल जाए। उसके अंदर उस हिंदी के लिए ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा एहसास है। हमसे मिलता है तो उसको लगता है कोई अपना मिल गया, गले से लगा लूँ, जब हिंदी बोलता हुआ देखता है। और तब हमें एहसास होता है कि हमारी भाषा कितनी कीमती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गंगा के किनारे बैठा व्यक्ति गंगा जल के उस महत्व को नहीं समझ पाता, जो कट्टी में भर के ले जाने वाला जानता है कि इसकी एक एक बूंद मेरे लिए कीमती है। और वो कीमती बूंद क्यों है? क्योंकि वो दूर है, और जब तक पास है तब तक हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। वही हिंदी का हाल है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, इसलिए हम उसका महत्व नहीं जानते। जबकि संसार हिंदी के महत्व को जान रहा है। आपको पता है 150 देशों में हिंदी के विभाग खुल चुके हैं, हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है 150 देशों में हिंदी? अगर हिंदी कमजोर भाषा है, गंवार लोगों की भाषा है, गरीब लोगों की भाषा है, तो 150 देश क्यों हिंदी के विभाग खोल के पढ़ा रहे हैं? हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे। वो जानते हैं आने वाला समय हिंदी का है। हिंदी का बाजार सबसे बड़ा बाजार है, हिंदी का उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है, हिंदी सबसे जवान भाषा है, 65 करोड़ युवा लोगों की भाषा है। आने वाले समय में अगर हमारा प्रवासी भारतीय और हम जुड़ जाते हैं तो संसार की 1/4 आबादी बोलने वाले लोग कौन हैं? हिंदी हैं। अमेरिका में, यूके में क्यों हो रहा है? जितनी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं वो कह रही हिंदी आनी चाहिए हमारे ऑफिसर्स को। हम हिंदुस्तान में काम करने जा रहे हैं और हमको हिंदी नहीं आती है। वो अटक अटक के हिंदी बोल रहा है, आप कैसे हैं, लेकिन वो हिंदी बोल रहा है। और हम हेलो हाउ आर यू कह रहे हैं। हमको हाउ आर यू कहने में मजा आ रहा है, क्योंकि हमको हिंदी पैदा होने के साथ गिफ्ट में निःशुल्क प्राप्त हुई और उसने एक फीस अदा करने के बाद सीखी है। फर्क यही है। एक चीज जो फ्री में मिल जाती है उसका वो मूल्य नहीं है। हमको उस चीज को, उस उपहार को जो ईश्वर ने हमको यहाँ पर जन्म होने के कारण मुफ्त में दिया है, हिंदी, उसका वो महत्व समझना है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल संवाद कर रहा हूँ। और मैं चाहता यही हूँ कि आप सब हमारे बीच के लोग हैं, मैं तो विद्यार्थी हूँ और आप सब अपने जीवन के उस सोपान पे जहाँ आपका अनुभव बहुत बलवान हो चुका है, लेकिन आपके अनुभव से मैं कुछ सीख के जाऊँगा और मैं चाहता हूँ मैंने जो कुछ विद्या अध्ययन करके पाया वो थोड़ा सा आप तक चला जाए, क्योंकि ये एक्सचेंज हो जाएगा तो ये जो सेमिनार है इसके समोसे का स्वाद बढ़ जाएगा। समोसे की सुगंध अब जो है वो वातावरण में बढ़ रही है, मैं समझ रहा हूँ और मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि समोसा खाना अच्छी बात है, लेकिन समोसा भी अंग्रेजी में चला गया है। समोसे के स्वाद को उस अंग्रेज ने मजबूरी में इतना महसूस किया कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में समोसा चला गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, ये समोसा ही है। ऐसे ही लिखा जाएगा। समोसा ही है, ऑक्सफोर्ड ने इसको शामिल कर लिया। हम क्यों नहीं शामिल कर सकते? हम हिंदी में अपने जो हमारे चिकित्सीय समाज में वैज्ञानिक रूप में, तकनीकी रूप में जो हमारी रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ें, हम उनको हिंदी में लिखना शुरू करें, हिंदी में उनको लिखें और कोशिश करें कि अंग्रेजी लिखते हुए कलम को हम रोक लें अपने आप स्वेच्छा से। इसको सरकारी आदेश कभी लागू नहीं कर सकता। कितने भी आयोग बन जाएं, कितनी भी सेमिनार हो जाएं, कितनी भी सरकारें आएं, चली जाएं, कोई इस देश में हिंदी को लागू नहीं कर सकता। लागू कौन करेगा? मैं और आप। किसी कानून से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कानून से सब कुछ होता तो इस देश में इतने व्यभिचार, अत्याचार होते। सब पर रोक के लिए कानून है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। कानून से देश नहीं चलता, देश चलता इच्छा की शक्ति से।
जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि नहीं साहब हम तो अब हिंदी बोलेंगे, तो उस दिन कानून की आवश्यकता क्या रह गई? मेरा मानना है कि हम इसको सरकारी आदेश, निर्देश, नियमों से विपरीत ये मान के कि तकनीकी शब्दावली में जो शब्द अंग्रेजी के हैं उनको हम आज से हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2016 में इस सेमिनार की प्रासंगिकता और सार्थकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बात बताई, जो कि हमें और हमारे साथियों का उत्साहवर्धन हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और निडर जी के लिए 2 पंक्तियां हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आसमां है मेरी मंजिल, रास्ता खुद ही बनाना है। तो आपने जो बात बताई वो आसमान तक जाने के लिए है, रास्ता खुद ही बनाना है, हमारी इच्छा शक्ति के लिए और हिंदी के बढ़ते हुए वर्चस्व के लिए, प्रवासियों के लिए। बहुत अच्छे ढंग से आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब